हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें जो है हम एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब हम जो है इसमें मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा इसका जो पहला टॉपिक था भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उसको देख चुके हैं। ये उसका दूसरा चैप्टर है। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे गुलाम वंश को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे सबसे पहले गुलाम वंश की। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे। ये जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक में मतलब समय था, तो इसमें दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे तो वो गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे। और जिसका संस्थापक था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका संस्थापक जो था गुलाम वंश का, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि ये मतलब एक वंश के नहीं थे, सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की जो है संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर जो है इन्हें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मतलब दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी कहा जाता था। ये जो मतलब गुलाम वंश था, तो इसको कहीं कहीं पर जो है ममलूक वंश भी लिखा मिलेगा, तो इसको जो है ममलूक वंश भी कहा जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। यह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था और बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक जो है ये बचपन से ही अति सुरीले सुर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसे कुरान ख्वां या कुरान का मतलब पाठ करने वाला इसके नाम से ही विख्यात था। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और अपनी प्रतिभा और लगन और ईमानदारी के बल पर ही जो है शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद ये गोरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत किया। उसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गोरी की जो है मृत्यु के पश्चात कब कराया? तो ये 1200 जून 1206 में कराया। जून 1206 ईस्वी में करा है। ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने जो है खुद को मतलब कभी सुल्तान नहीं कहा था, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार की जो है उपाधियां ही धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ये 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मतलब मिली थी। इसको ये दास्ता से इसको मुक्त कर दिया गया था। आगे बात करेंगे। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मतलब ये इतना अधिक दान करता था कि इसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इन मस्जिदों का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मस्जिद है, तो ये कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। प्रारंभ इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, और पूर्ण करवाया था किसने? तो ये इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। आगे बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो कुतुब मीनार की चौथी मंजिल थी, तो उसको काफ़ी हानि पहुंची थी। फिर उसके बाद फिरोज शाह ने क्या किया? फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के तो निर्माण करवाया ही करवाया, उसके साथ एक और मंजिल का निर्माण करवा दिया, 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी, तो वो चौगान के मतलब एक चौगान था, जिसे मतलब आधुनिक वर्तमान में पोलो कहा जाता है। तो ये पोलो की भांति एक खेल था, उसको खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, मतलब कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये चौगान खेल खेलते समय हुई थी। चौगान खेल मतलब एक घोड़े पे कुछ खेला जाता होगा, तो ये घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में हुई थी। कब? 1210 ईस्वी में हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उसे लाहौर में दफनाया गया था। दफनाया भी कहाँ गया था? उसे लाहौर में, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान जो था, तो वो इल्तुतमिश था। दिल्ली सुल्तान का मतलब ये दिल्ली सल्तनत का जो पहला वास्तविक सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। ये जो सुल्तान का पद है उसकी स्वीकृति किससे? खलीफा से प्राप्त की थी। आगे बात करेंगे। यहाँ पर खलीफा जो है, तो ये खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की ये पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किए थे, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। किसको? इल्तुतमिश को।
गुलाम का गुलाम, ऐबक जो स्वयं गुलाम था। मतलब ये गुलामों का गुलाम भी था, क्योंकि ऐबक जो मतलब स्वयं गुलाम था, का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब ऐबक तो खुद गुलाम था और ये ऐबक का गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश जो था, तो इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था और सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार भी था। 1205 से लेकर 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए एक अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दे दिया था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे और चंगेज खां के प्रकोप से, जो ये चंगेज खां थे, इनके प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी जो था, तो ये सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने मतलब दूत भेजे थे और वह मंगबरनी की सहायता ना करे, ऐसा मतलब उन्होंने अपने दूतों से कहवाया होगा। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की और ना मतलब कि और ना और जब मंगबरनी ये 1224 ईस्वी में भारत से चला गया, तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। आगे बात करेंगे यहाँ पर इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार जो है, ये बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया। इल्तुतमिश ने एवाज पहले जो मतलब एवाज था, तो वो वहाँ पर बिहार का सूबेदार था, लेकिन इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान जगह पर इसको मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने ही भारत में सर्वप्रथम ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, चांदी का जो टंका जो कि मतलब 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने ये आरंभ किए थे। और सिक्कों पर जो टकसाल का नाम लिखवाने की भी परंपरा शुरू की थी इल्तुतमिश ने ही। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलियत का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया, जिससे इल्तुतमिश बैद सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गए। उसके बाद इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति जो था, तो वह सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर ए दाद नामक जो है अधिकारी नियुक्त किए थे। और ये डॉक्टर आर त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास जो है, तो इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास ये इल्तुतमिश से आरंभ होता है और सर उलजे हेक के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। ये मतलब सर उलजे हेक के अनुसार ये कहते हैं कि इल्तुतमिश जो था, तो वो गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश जो है, ये निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। आगे बात करेंगे यहाँ पर मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी, तो वो रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रही थी। और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था। और राजनीतिक दृष्टि से यदि बात की जाए, तो राजनीतिक दृष्टि से उसने ये राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था, तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण जो है प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो है, तो मतलब रजिया बेगम जो थी, तो इनको सत्ता से हटाने में तुर्कों का महत्वपूर्ण हाथ रहा था। इनकी मतलब तुर्कों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया का विद्रोह मतलब रजिया के विरुद्ध उसने विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया। और सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है, तो ये गियासुद्दीन बलबन था। उसका कहीं मतलब बलबन लिखा मिलता है केवल कहीं कहीं पर, तो इनका पूरा नाम जो था, तो ये गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली और उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बलबन जो था, तो इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया था और 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया था, जहां इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर विजय के पश्चात जो है खरीदा था और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दे दिया था। रजिया के काल में ये वह
अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया था। रजिया के काल में जो था तो वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया और ये इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर आखूर का पद मिला और बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर भी मिल गई। मसूद शाह को सुल्तान बनने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे हाँसी की सूबेदारी दी गई। और 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायबी ममलिकात का पद भी दे दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया। 1266 ईस्वी में बलबन ने दिल्ली पर मतलब अपना शासन स्टार्ट कर दिया, इसने शासन करना शुरू कर दिया। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय थी जो सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि या खुद नियामत खुदाई माना गया। इसको राजा को उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है। मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा था तो ये जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता था। कौन? राजा। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किसने? बलबन ने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, अभी देख लेते हैं। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ये जो ईरानी बादशाह थे इनकी कई परंपराओं को उसने अपने दरबार में मतलब शुरू किया। उसने सिजदा जो कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस जो सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। और उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकात के साथ मनाने की प्रथा भी आरंभ की। किसने? ये सब बलबन ने किया था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग जिसे दीवाने अर्ज की स्थापना की। एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसको कहते हैं दीवाने अर्ज। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा था ताकि उसे धन की कोई कमी ना हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था ये कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। सुल्तान ये गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि एक वंश के नहीं थे, सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे और वे स्वतंत्र माता पिता की उस टाइम पे क्या ऐसा होता था, जो स्वतंत्र माता पिता की संतान होते थे उन्हें क्या सुल्तान कहा जाता था। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर उन्हें क्या प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। नेक्स्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है कहाँ? कुव्वत उल इस्लाम स्थित है दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा ये है कहाँ? अजमेर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? योगदान नहीं दिया था, पूछा जा रहा है, तो दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने नहीं दिया था। तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, तो उसने फिर चौथी मंजिल के स्थान पर चौथी और 5वीं 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा?
ये पूरा किया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी राजधानी थी कौन? लाहौर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया तथा उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी कि गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से मतलब उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण थे कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी जो है अवसर नहीं मिला। नेक्स्ट है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो अभी हम जो देख रहे थे कि मतलब चौगान की जो खेलते समय दौरान वो क्या घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और 1210 में हुई थी। गुलाम वंश का संस्थापक था। लाहौर में उसे दफनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ये किया था किसने? ये स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन और तांबे का जो है जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। और सिक्कों पर टकसाल नाम जो है लिखवाने की परंपरा भी उसी ने इल्तुतमिश ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? वो था कौन? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो कौन थी? दिल्ली थी। नेक्स्ट, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है ये दिल्ली स्थानांतरित की? ये की थी किसने? इल्तुतमिश ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कौन? वो इल्तुतमिश था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है था, तो वो कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ये गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता था, गुलामों का गुलाम। ये जो है इसका दास भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ये इसका दामाद भी था, क्योंकि ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तूनिया जो था ये इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। बाकी ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान ये सभी जो है प्रतिद्वंदी थे, मतलब विरोधी थे। अली मर्दान जो था, अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। बात हो रही है मध्यकालीन भारत की। 1236 से लेकर 1210 ईस्वी में रही थी। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? वो था कौन? इल्तुतमिश। ये सुल्तान मंगोल नेता थे, मतलब मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था इल्तुतमिश। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु के तट पर देखे गए थे। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है, चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान जो था इसका मूल नाम था तेमुचिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं।
पहला स्टेटमेंट है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। स्टेटमेंट है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सिंधु नदी पार की। ये शासन जो है मोहम्मद बिन तुगलक का अभी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है आगे बाद में आएगा इसके। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में नहीं पहुंचा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन एक बार। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ था और इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था। आगे बात करेंगे, 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर आक्रमण मुल्तान पर अधिकार करके ये सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, ना कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, ना कि कौन, वास्को डी गामा। कौन आया था? ये मतलब विदेशी यात्री भी बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए हम जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे विदेशी यात्री का 1 या 2 दिन में। ये जो था अब्दुल रज्जाक जो है ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर के साम्राज्य थे जो कि 1498 में पुर्तगाल का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर जो है नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था, ना कि किसका, देवराय द्वितीय का। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ये नियुक्त किया था किसको, मलिक जानी को। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये हाथ था किसका, तुर्कों का। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। वह इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी जनजाति का तुर्क था, कौन, बलबन। देखेंगे नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये अपनाई थी किसने, बलबन ने, रक्त और लौह की नीति। ये प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, बलबन ने कहा। द्वितीय मतलब ये इसकी 2 विशेषताएं थी इसके राजत्व सिद्धांत की। द्वितीय थी कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ये अपनाई थी किसने, बलबन ने। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 मतलब एक कथन और कारण दिया है। कथन है ए है, बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, बिल्कुल करेक्ट है। कारण है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। दोनों यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने ये सिजदा और पैबोस 2 प्रथा चलाई थी, किसने, बलबन ने। देखती है नेक्स्ट। अपनी शक्ति को समेट के करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, किसकी, तो ये जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उसका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है और राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ जो है डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो वो कौन था? वो था कौन, बलबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी नौरोज त्योहार आरंभ करवाया था? ये एक फारसी त्योहार है नौरोज, तो ये करवाया था किसने, बलबन ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है?
उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल करेक्ट है। पूछा जा रहा है सही नहीं है। उसने इक्तादारी यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है कि उसने जो है इक्तादारी व्यवस्था नहीं आरंभ की थी, बाकी उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। तो यहाँ पर बाकी यही बी वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? ये कहा था किसने? बलबन ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ये किया था बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान ने। देख लेते हैं तुगरिल खान कौन था। तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल जो है भाग गया था। अब ये एक जो है छोटा सा टॉपिक था, इसके लिए आगे हम इसमें ये दूसरा टॉपिक एक जो है खिलजी वंश को भी देख लेते हैं, ताकि जो है इसको जल्दी कंप्लीट किया जा सके। देखेंगे खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने क्योंकि 1290 तक जो था तो ये मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। उसके बाद ये गुलाम वंश रहा था। गुलाम वंश के बाद जो है शुरू होता है, जब ये गुलाम वंश का मतलब अंत हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है ये कौन? खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये 1290 तक चलता है और 1290 तक में जब ये गुलाम वंश खत्म हो जाता है उसके बाद ये 1290 से स्टार्ट होता है खिलजी वंश। इसकी स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुवाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी या कीलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की आदर्श को अपने सामने रखा था। आगे बात करेंगे, जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण, ये कोई मलिक छज्जू थे, इनके विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त करा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन बताया और वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि जो है इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है। ये सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया उसे। सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि थी तो उसने उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ ये मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ की रानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। इसको मतलब एक हम ये अलग इसकी डिस्कस करेंगे। इसको ये मतलब एक अपने आप में खुद इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी और ये राणा रतन सिंह और ये चित्तौड़, इससे मतलब यहाँ पर एक ये रानी पद्मिनी का एक पद्मावत जो है बहुत बढ़िया एक मतलब ग्रंथ है जिसको जो इसने मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है। ये पद्मावत यहाँ पर आगे दिया भी गया है, मतलब बहुत अच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी की ये मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण जो है ये रानी पद्मिनी जो थी इन्होंने मतलब जौहर कर लिया था। इसको हम बता रहे हैं, मतलब किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो है मतलब ये जौहर क्यों कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार जो है, ये पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक है एक पद्मावत। उसमें जो है इसको मतलब डिटेल में इसका एक जो है वर्णन दिया गया है। अलाउद्दीन के शासनकाल में जो है प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों पर जो है विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा जो उसने क्या किया, तो इसके द्वारा उसने उपहार पेंशन दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली तथा सरकारी अधिकारियों को मतलब सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया।
और दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। गुप्तचर विभाग जो था इसका संगठन किया। तीसरे अध्यादेश जो किया तो उसके अनुसार मादक मतलब ये द्रव्यों जिसमें शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी। किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष जो है एलिचपुर की आय भेजने का वादा कर लिया। परंतु जो 1305 ईस्वी में तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में ही अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में जो थे राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्ण जो है ये व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी और 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नौशारी का जिला देकर उसके राज्य में वापस भेज दिया। आगे बात करेंगे 1312 ईस्वी में मलिक गाफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था और मलिक गाफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसे मतलब 1000 दिनार में मलिक गाफूर को अलाउद्दीन ने खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुख्तराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारी खुत्त, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उनके मतलब जो भी सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से जो है कर लिए जाने लगा और बाकी सभी अन्य कर भी जो थे वो भी लिए गए, जिसके कारण खुत्त, जमींदार और बालाहार जो साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य जो है इसकी स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन, वफ जो कि मतलब धर्मार्थ प्राप्त भूमि थी आदि के रूप में मिली थी। फलता क्या था? फिर खालिसा या खालसा भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का जो है ये 50% भूमि कर या खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये भारत का ऐसा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण का मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए और उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करने में तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता था। सल्तनतकालीन जो शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही आरंभ की थी। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, जो घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा दूसरा जो था तो वो था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच जो सीमा थी तो वो रावी नदी थी और सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय में मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को आवश्यक पार किया, लेकिन शमाना के सूबेदार थे मलिक शादी ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद फिर मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम और खलीफतुल्लाह आदि उपाधियां ये धारण की, जिनके मतलब वह सर्वथा अयोग्य था, मतलब इनका कोई मतलब नहीं था उससे। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ये 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 में हिंदू से परिवर्तित होकर मुसलमान मतलब बन गया। इसने अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की और इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं खिलजी वंश से जो ही मतलब बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
ये अपना एक मतलब नया धर्म चलाना चाहता था, जिसका जो उलेमा थे तो उन्होंने इसका क्या है जो विरोध किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? ये की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी किसकी? जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल जो है अत्यधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम जो है क्या था? तो उनके पति का नाम था क्या? राणा रतन सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता? ये जाना जाता है मलिक गाफुर को, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान, इसलिए इसे जो है क्या हजार दिनारी भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। उसका कारण है यह दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब जो ये है ये क्या था? अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बाकी वह दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, केवल ये मतलब वहां पर जो है धन प्राप्त करना चाहता था, मतलब लूटपाट करना चाहता था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉक्टर यश लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन खिलजी मतलब अलाउद्दीन को भी ये दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी, और दक्षिण भारत की इन राज्यों पर जो है तो आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो मुख्य उद्देश्य था तो धन और विजय की लालसा थी। इसकी आंतरिक मतलब उसकी कोई आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना नहीं था। वह दक्षिणी राज्यों को अपने कोई कब्जे में नहीं करना चाहता था, मतलब उन पर कोई शासन नहीं करना चाहता था। वह केवल जो है वहां से धन का लूटपाट करना चाहता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। तो देवगिरी का शासक जो था वह था रामचंद्र देव। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 से लेकर 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक गाफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी, और उसमें क्या हुआ कि राजा रामचंद्र देव जो था तो वो पराजित हुआ और उसने फिर आत्मसमर्पण कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जो है राज्य दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राजा दिए हैं। देख लेते हैं कहाँ पर किसका शासन था। रणथंभौर में हमीरदेव का, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह का, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र थे, और गुजरात में कर्णदेव थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की निम्नलिखित विजयों को जो है इनका सही अरेंजमेंट बताना है कि मतलब डेट के हिसाब से। तो सबसे पहले विजय उसने की थी कहाँ की? गुजरात की। सबसे पहले उसने विजय की थी गुजरात की, सबसे पहले की गुजरात की, फिर रणथंभौर की, फिर वारंगल की, और सबसे लास्ट में जो है उसने विजय की थी नहीं, यहाँ पर जो है कुछ ये गड़बड़ हो गया। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर, तो डेट वाइज जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो है सही अरेंजमेंट है। गुजरात की हुई थी 1299 ईस्वी में, फिर रणथंभौर ये 1301 में हुआ। 1301 में यहाँ पर विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ में 1303 में तथा वारंगल में 1310 में ये विजय प्राप्त की थी इसने। तो सही अरेंजमेंट हो जाएगा, पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सबसे लास्ट में कौन? वारंगल। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यहाँ पर जो है मैप दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो ये किया था किसने? मलिक गाफूर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? ये हुई थी किसमें? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के जो है कितने 50% तक कर दिया था? तो ये किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी के कार्य थे ये सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का कितना 50% कर दिया था, तो वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने भी मतलब दो कर भी लगाए थे, एक घर कर और एक चराई पर कर, मतलब दुधारू पशुओं पर जो लगाया था। दूसरा है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। ये किसने किया था? कि अलाउद्दीन खिलजी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन के मतलब पुनर्गठन में इसने विशेष रुचि ली और उसने उपज का जो है हाफ मतलब 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। और किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश जो है वापस ले लिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित स्टेटमेंट है। पहला है उसने कृष से जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। बिल्कुल करेक्ट है, इसको अभी हम देख रहे थे। दूसरा है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसने पूरी सल्तनत में नहीं लागू किया था। थर्ड है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कथन उसका मतलब यहाँ पर कारण दिया है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं था, वह अपने जो है राजभवन में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने जो है दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू किए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बलबन जो है इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ये लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास थे, तो इन्होंने इन प्रयासों ने मतलब बहुत हद तक सफलता हासिल कर ली थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ये की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है घड़ी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। घड़ी कर तो ये घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर जो तो ये दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो सीमा थी तो वो क्या थी? रावी नदी थी। कौन सी नदी? रावी नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं कितने? 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हैं 3। पहला स्टेटमेंट है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में मतलब नहीं हुआ था। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा था और उस शहर पर उसने घेरा डाल दिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में जो काल में है एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा था और उसने शहर पर घेरा डाल दिया था। तीसरा स्टेटमेंट वह मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था,
तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं, बाकी दिल्ली मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में वो आए थे, मंगोल आक्रमण हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। पहला किसके काल में, तो इल्तुतमिश के काल में हुआ था, याद रखिए। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान जो हुआ था, लेकिन कालानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को जो है ये विफल कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया था। ये किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब ये सीमाओं जो अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देवगिरी का शासक था कौन, शंकरदेव। बाकी वारंगल का रामचंद्र देव नहीं था। होयसल का वीर बल्लाल था। मदुरा का कौन था, वीर पांड्या। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी का शासक जो था तो वो रामचंद्र देव था। देवगिरी का शासक था कौन, रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव बना। और तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का तत्कालीन शासक जो था तो वो कौन था, रुद्र। ये शासक प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। तो कौन था, वारंगल का शासक रामचंद्र देव ना होकर कौन था, प्रताप रुद्र द्वितीय था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया। यहाँ पर देखते हैं किसने किसने जो है खलीफा की सख्ती का विरोध किया था। तो ये जो ऑप्शन दिए है तो इसमें किसी भी सुल्तान ने खलीफा की सख्ती का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने उसे एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक ये सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की सख्ती या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी जो था, जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी, इस तरह उसने जो है खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। किसने, मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ये घोषित कर दिया था किसने, मुबारक खिलजी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था। ये किसने किया था, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। ये 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया था। और इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व कौन, मलिक फखरुद्दीन और मलिक छाजू ने किया था। अब हम जो है कल की वीडियो में यहाँ पर देखेंगे किसको, तुगलक वंश को। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।